गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जीवों में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन एनिमल्स डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि आप देखते हैं धरती पे कई प्रकार के जीव देखते हैं। हम लोग देखते हैं ना जी। अगर मैं जीवों में बात करूं तो आप बहुत तरह के हिरन देखते हो, कछुआ देखते हो, गिलहरी देखते हो, खरगोश देखते हो, तितली देखते हो, ऐसे बहुत छोटे मोटे कीड़े भी आपको देखते हो। मतलब ऐसे हम लोग अगर जीवों की बात करें तो बहुत सारे धरती पे जीव है। पौधों में भी देखा जाए तो पौधों में कई सारे प्रकार है, आम, लीची, है ना, केला का पौधा, ऐसे अलग अलग प्रकार की आपको रचनाएं दिखती है। और यह रचना किसके ऊपर निर्भर करती है? उनकी कोशिकाओं के ऊपर। जब मैंने आपको चैप्टर कोशिका पढ़ाया था तो बताया था कि कोशिका की अलग अलग रूप और रचना होने के कारण, आकार होने के कारण हम लोग धरती पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं, उनके आकार को देखते हैं। आकार में हम लोग भिन्नता पाते हैं, उनके रूप में भिन्नता पाते हैं। इसके कारण तो उनके कोशिकाओं के रचना के कारण हम लोग जीवों में ऐसी विभिन्नता पाते हैं। हमने बहुत से एक कोशिकीय जीवों को देखा था, बहुत सारे बहुकोशिकीय जीवों को देखा है ना जी। एक कोशिकीय जीवों की बात करूं तो जैसे आपका अमीबा हो गया। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसे हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना जी। बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो सूक्ष्म होते हैं लेकिन बहुकोशिकीय होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन बहुकोशिकीय होते हैं, और अत्यंत छोटे कुछ एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि मैंने कोशिका के चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो ऐसे अगर हम लोग जीवों के बारे में बात करें और एक एक करके सबके बारे में जानना चाहें तो पता चलेगा कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया, तब भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। कि आप ऐसे लाखों, हजारों, लाखों आप लोग ऐसे जीव देखते होंगे अपने आसपास में, जिनके बारे में अगर एक एक करके आप अध्ययन करोगे तो बहुत मुश्किल है भैया। जैसे आप पौधों में ही बात करो, बहुत छोटे छोटे भी पौधे होते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ सिर्फ फल देने वाले होते हैं, कुछ होते हैं उड़ली होते हैं, यानी कि जिन पे सिर्फ लकड़ी ही होगा, है ना। और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं इतने विशाल होते हैं कि लगता है कि वो मतलब बहुत दिन से है, लग रहा है कि वो 100 साल के है, 200 साल से पेड़ वैसा है वैसा ही है। तो अगर मैं पौधों की ही बात करूं तो इनका जीवन काल भी अलग अलग होता है। कुछ ऐसे पौधे थे जो 6 महीना के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कुछ 10 दिनों के अंदर ही, है ना, जन्म लेके नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अगर हम पौधों की बात करें, जंतुओं की बात करें, उनके रहने वाले स्थान की बात करें, है ना, उनके रूप की बात करें, उनके भोजन ग्रहण करने की बात करें। अब भोजन की बात करें तो जैसे देखो, मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की उनको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे मशरूम हुआ, मशरूम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो पौधों में भी बहुत सारी भिन्नता आ गई, है कि नहीं। उसी तरह से कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्थल में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। जीवों की भी बात करोगे तो जीवों की अगर मैं देखूं, जीवों के भोजन करने की प्रक्रिया देखो, आप अपने ही अंदर देखो। आप जैसे मनुष्य हो, मनुष्य क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, किस तरह से? किसी और पे निर्भर रहता है। हम लोग क्या भोजन के रूप में लेते हैं? चावल, दाल, सब्जी, ये सब चीजें हम लोग खाते हैं। उसी तरह से कुछ जंतु की बात करूं तो अगर जंतुओं में देखते हैं कि कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ दोनों खाने वाले, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हिरन की बात करो, ये सिर्फ शाकाहारी ही है। ठीक है, सिर्फ शाकाहारी चीजों को ही खाता है। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग बहुत सारे इनमें भिन्नता देखते हैं। अगर हम लोग सिर्फ विभिन्नता के साथ साथ अगर उनमें समानता की भी बात करें, हम लोग सिर्फ विभिन्नता की नहीं बात करते हैं, कुछ समानता की भी बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। अगर मैं जीवों में देखूं तो अगर मैं तुलना करूं, अगर मैं यहाँ तुलना करूं मनुष्य से बंदर की, तो हमें मनुष्य और बंदर में बहुत सारी समानताएं दिखती हैं, है कि नहीं। मनुष्य या बंदर में बहुत ज्यादा समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यही तुलना कर दूं किसी अन्य जीव में, मैं यहाँ पे तुलना कर लेता हूं बाघ में और गाय में, इन दोनों में, तो यहाँ पे देखो इनमें समानता तो है लेकिन कम समानता है। जैसे दोनों जानवर हैं,
दोनों यहाँ पे जंतु हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं, इसके भी 4 पैर होते हैं, इसके भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर असमानता की बात करूं तो यह जो है यह मांसाहारी है, यह शाकाहारी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समानता के साथ, है ना, हम लोग विभिन्नता के साथ साथ उसकी समानता के बारे में भी चर्चा करना होगा, ठीक है। हमें विभिन्नता के साथ साथ उसकी समानता की भी चर्चा करनी होगी। अब अगर मैं जीवों के बारे में बात करूं तो हमारे धरती पे ऐसे लाखों जीव होंगे, है ना। अब लाखों जीवों के बारे में अगर हमें सुविधाजनक तरीके से अध्ययन करना है, यानी कि हर एक जीवों के बारे में अगर अच्छे तरीके से अध्ययन करना हो, तो इन जीवों को हमें क्या करना होगा, तो एक सही तरीके से, एक प्रभावी तरीके से इनको क्रमबद्ध तरीके से सजाना होगा। सभी जीवों को एक क्रमबद्ध तरीके से सजाना होगा। तो हम लोग उसी क्रमबद्ध तरीके से सजाने के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग परीक्षण करके अलग अलग इनमें समानताओं के आधार पर, इनके विषमताओं के आधार पर अलग अलग इनको वर्गों में बांटा है। तो उन चीजों के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि सर ये विभिन्नता कैसे हुई, जीवों में विभिन्नता कैसे हुई। तो इसके बारे में जब हम लोग क्लास 10th में चलेंगे ना, तो इसके बारे में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जैव विकास। जैव विकास एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि जीवों के अंदर विकास की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। जीवों के अंदर विकास की प्रक्रिया चलते रहती है और उसी के कारण इनमें विभिन्नता आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ऐसे हजारों साल पहले जाओगे तो जितने अभी जीवों के प्रकार देखते हो उतने प्रकार नहीं होते थे। लाखों वर्ष पहले चल जाओगे तो और भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐसा कैसे बदलाव आया? तो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि अगर जीवों की बात करें तो जीव अलग अलग स्थान पे रहते हैं, अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। तो उनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर, उनके स्थान के आधार पर, उनके पीढ़ी के आधार पर, उनके पूर्वज के आधार पर उनमें विभिन्नता आए जाती है। जैसे अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हम लोग को माना जाता है कि हम बंदर से आए हैं, चिंपैंजी से, हम लोग चिंपैंजी हमारा पूर्वज रहा है। और चिंपैंजी से पहले क्या रहा होगा? तो चिंपैंजी से पहले कोई जंतु रहा होगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों में विकास होते रहता है और यह विकास की प्रक्रिया हमारे भोजन के ऊपर, स्थान के ऊपर, आप मनुष्य में ही देख लो। मनुष्य में जैसे अगर आप भारत के ले लो, अमेरिका के ले लो, चाइना के ले लो, तो हम लोग इनमें बहुत सारी भिन्नताएं देखते हैं। चाइनीज लोगों में, इंडियंस लोगों में और अमेरिका के लोगों में आप बहुत सारी भिन्नता देखते हैं। आप देख के भी, है ना, लगभग अनुमान लगा सकते हो कि अगर 3 व्यक्ति देखा जाए, इंडियन और एक चाइनीज और एक अमेरिकन को एक साथ खड़ा कर दिया तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि कौन अमेरिकन है, कौन चाइनीज है और कौन इंडियन है, एकदम बता दोगे। तो क्या हुआ, इन तीनों के भोजन करने का तरीका अलग है ना, भोजन करने का तरीका अलग है, इन लोगों का स्थान अलग है, आवास अलग है, इसके कारण उनके आसपास का वायुमंडल भी अलग है तीनों के, और इनके पूर्वज भी कुछ अलग अलग रहे हैं, जिसके कारण से हमें इसमें विभिन्नता देखने को मिली है। तो जीवों के अंदर भी इसी तरह से विविधता आती गई। तो ये विभिन्नता लगभग 3.5 अरब वर्षों में हुई है। 3.5 अरब वर्ष लगे हैं तब इतना सारा हमें विभिन्नता, मतलब कि यह विभिन्नता का क्रम जो है आगे समय दर समय चलते आता है, बढ़ते जाता है और यह अचानक से नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि अचानक हम चिंपैंजी से मनुष्य हो गए, इसमें हजारों साल लगे, तब हम लोग में धीरे धीरे विकास होते गया और हम लोग बंदर से चिंपैंजी की ओर आगे बढ़ के हम लोग मनुष्य में परिणत हो गए। तो ऐसे लंबा समय लगता है, ठीक है। तो यह किसके ऊपर निर्भर करता है? तो 3 बातों को निर्भर करता है। पहला तो पूर्वज, उनके पूर्वज कैसे रहे होंगे। दूसरा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो जीवों के खान पान, है ना, और स्थल के ऊपर, मतलब वो किस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, और उनके भोजन के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पूर्वज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग अगले क्लास जब 10th में चलेंगे ना तो डीपली हमें पढ़ना है, ठीक है। जैव विकास चैप्टर जब पढ़ेंगे लोग तो वहां इसको बहुत देखेंगे, बहुत ही प्रभावी तरीके से अच्छे से समझें, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इन सारे जीवों के
हमारे धरती पे तो लाखों जीव हैं और इन जीवों के बारे में अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए हम लोग इनको एक क्रमबद्ध तरीके से सजाना होगा, तभी हम लोग इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इनके वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। जीवों में विविधता के अध्ययन करने के लिए हमें क्या करनी होगी, इनको अलग अलग वर्गों में बांटने की जरूरत होगी। तो अलग अलग वर्गों में कैसे बांटा जाएगा, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले वर्गीकरण होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में अभी देखेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किस आधार पर किया और इसमें कितना सारा बदलाव आया और किस किस तरह के एनिमल होंगे, इनमें जंतु पाए जाएंगे, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा है वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको पहले तो बता दिया है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ताकि जीवों के बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, उनके विविधता के बारे में हम लोग उससे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सके। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु, मतलब आसानी से उसको समझने हेतु, आसान करने हेतु हम उसकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर, मतलब कि उनमें क्या समानता है और उनमें क्या विभिन्नता है, उनके आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। तो क्लियर हो गया वर्गीकरण क्या होता है, कि जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु, सरल करने हेतु हम उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर उन जीवों के समूहों में बांटते हैं, उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। और इसके बारे में अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है ना। इन सभी इसके बारे में अध्ययन करना, जिसमें जीवों के विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। तो उसको भी ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उनके संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं। समझ गए। यानी कि जीव विज्ञान वर्गीकी क्या होता है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विभिन्न समूहों में विभाजन, उनको अलग अलग समूह में विभाजन, उनका जैविक नामकरण करेंगे और उनसे संबंधित सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यानी कि वर्गीकरण में हम लोग जीवों के अलग अलग समूहों में विभाजन करके उनके बारे में जानते हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण की नींव, जैसे कि आप पहला फिगर देख रहे हैं, एक्चुअल में ये पहला चित्र जो देख रहे हैं, ये यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात विचारक थे, जिनका नाम था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु यूनान के थे। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण की नींव रखी थी। इनके वर्गीकरण के अनुसार इन्होंने क्या किया था कि जितने भी जीव होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा, 3 तरह से बांटा। कैसे, तो जो वायु में रहते हैं उनके आधार पर, जो जल में रहते हैं उनके आधार पर, और जो स्थल में रहते हैं उनके आधार पर। ठीक है, जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले और वायु में रहने वाले जीवों के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ वायु की बात करें, तो वायु में रहने वाले अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे भी, जैसे अगर मैं किसी पक्षियों की बात करूं तो पक्षी वायु में भी रहते हैं, अच्छा स्थल पे भी रहते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो सिर्फ स्थल पे ही रहेंगे, उड़ नहीं सकते, जैसे मुर्गा, है ना। अब मैं वायु में रहने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अगर जलीय जीवों की बात करें तो जल में तो भैया पौधे भी रहते हैं, जंतु भी रहते हैं, जंतुओं में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर बात करूं कि स्टार फिश है, छोटा जीव है स्टार फिश, हम लोग जानते हैं स्टार फिश, स्टार जैसी उसकी रचना होती है, इस तरह से उसकी रचना होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वो स्टार जैसा ही दिखता है। ठीक है, स्टार फिश हो गया। अच्छा, इसी में बहुकोश की बड़ा सा जीव है, बड़ा मछली कह सकते हैं, घड़ियाल वगैरह ऐसे कह सकते हैं। स्थल पे भी बात करें तो स्थल पे भी हम लोग कई प्रकार के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, बड़े आकार के, छोटे आकार के। तो यह वर्गीकरण कुछ अच्छा नहीं है, ये तो यार बच्चा भी सोच सकता है वायु, जल और स्थल के आधार पे। तो इस वर्गीकरण का कोई महत्व नहीं रहा आगे चल के। ठीक है, फिर ये दूसरी जो आकृति देख रहे हैं यह है कैरोलस लीनियस।
कैरोलस लीनियस है, इनका नाम है कैरोलियस लीनियस, लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, इनका नाम कैरोलस लीनियस है, ठीक है। ये जो है ना, इन्होंने अपने वर्गीकरण जो है इसमें कुछ अच्छा किया, ठीक है, और इन्हें ही हम लोग कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकी का फादर कहते हैं, जनक कहते हैं, वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होते हैं, कौन है आपके कैरोलस लीनियस, यानी कि इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था वर्गीकरण में, ठीक है। वर्गीकरण का जनक इसलिए इनको कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। इन्होंने अपने योजना में बताया था कि वर्गीकरण की जो होती है ना, वह 4 इकाइयां प्रस्तुत की, 4 यूनिट में इन्होंने वर्गीकरण को बांटा। किस तरह से? उनके संघ के अनुसार, उनके संघ के अनुसार, संघ में, वर्ग में, वंश में और जाति में, ठीक है। संघ, वर्ग, वंश और जाति, इन्होंने बताया कि ये 4 प्रकार के ग्रुप है, इन चार वर्गों में बांटा, ठीक है। इन्होंने वर्गीकरण का आधार अपना यह बताया कि वर्गीकरण के लिए 4 इकाइयां हो सकती है, संघ हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वंश हो सकता है और जाति हो सकती है। लेकिन बाद में कुछ और इकाइयां इसमें जुड़ गई, जैसे कि इसमें जुड़ गया आपका गण यानी कि ऑर्डर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ऑर्डर। फिर एक और जुड़ गया इसमें कुल, आगे चल के जुड़ा, लेकिन ये गलत नहीं था, ये इनका जो बंटवारा था ये गलत नहीं था, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ऐसा वर्गीकरण तो कोई भी कर सकता है अरस्तु जैसा, लेकिन कैरोलस लीनियस ने जबरदस्त एक अपना कंसेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि वर्गीकरण की 4 प्रमुख इकाइयां हैं, संघ, वर्ग, वंश और जाति, लेकिन आगे चल के इसमें और जुड़ गए, गण और कुल भी जुड़ गए, ठीक है। अब इन्होंने अपना वर्गीकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें इतना तो हुआ, लेकिन इसकी छोटी और भी इकाइयां प्रस्तुत हो गई, आगे चल के इन सब की और भी छोटी इकाइयां प्रस्तुत हो गई। जैसे वर्ग का उपवर्ग भी हो गया, उपवर्ग, सब क्लास जिसे कहेंगे, उपसंघ, उपवंश, ये सब और भी छोटी इकाइयां इसमें और भी जुड़ने लगी। जैसे जैसे हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन किए, जीवों के बारे में पता लगाए, उस तरह से और भी इसकी छोटी छोटी इकाइयां इसमें जुड़ने लगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं, इनके आधार पर ही हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जीवों का। चलिए, तो अब हम यहाँ कैरोलस लीनियस की ही बात करेंगे अभी। तो हमने देखा इन्होंने अपनी 4 इकाइयां दी थी, उसमें आगे चल के यह कुछ और इकाइयां जुड़ गई और उसकी कुछ और भी छोटी छोटी इकाइयां उसमें जुड़ने लगी, ठीक है, वर्गीकरण की। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने 1758 ईस्वी में क्या किया था कि इन्होंने समस्त जीवों को, जितने भी जीव हैं धरती पे, उनको 2 वर्गों में बांटा, 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। वर्ग नहीं कहेंगे, यहाँ 2 भाग में बांट दिए, 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने किस तरह से डिवीजन किया? एक पहला डिवीजन था पादप जगत, और दूसरा जो था आपका जंतु जगत, ठीक है। पादप का मतलब समझ है ना, पौधे, पेड़ पौधे, और जंतु जगत में जंतुओं को। इन्होंने अपना एक देखा कि यार यहाँ पे धरती पे रहने वाले जीवों के आधार पे सोचा, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जगह अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पौधों। तो पौधों के लिए एक जगत बनाया पादप और दूसरा जगत बनाया जंतु। तो पादप में क्या होता है, तो ये चल फिर नहीं सकते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इनमें लेकिन जंतु जगत में देखिए है कि ये चल फिर सकते हैं, है ना, प्रचलन करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सब चीज तो हम लोग जानते हैं, जंतुओं के अंदर जंतु कोशिका के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो जानते थे, ठीक है। लेकिन बाद में आगे यह देखा गया कि कुछ ऐसे भी जीव हैं उनमें कुछ ऐसी विभिन्नता है जिनके कारण ना तो उसे पादप जगत में रख सकते हैं, ना ही जंतु जगत में रख सकते हैं, है ना, ना उन्हें पादप जगत में रख सकते हैं और ना ही उन्हें जंतु जगत में रख सकते हैं। तो इस असुविधा के कारण एक और जर्मनी के वैज्ञानिक थे, E.H. हिकेल, इन्होंने 1866
एक तृतीय जगत बनाया। पहला तो हो गया पादप जगत, दूसरा हो गया जंतु जगत। इन्होंने एक तीसरा जगत रखा जिसे नाम उन्होंने प्रोटिस्टा दिया, प्रोटिस्टा नाम दिया। इस जगत का नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा। तो इसमें उन जीवों को रखा जो ना तो पादप जगत में आ सकते हैं और ना ही आपके जंतु जगत में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस जगत प्रोटिस्टा में आगे चल के दो सुपर जगतों का प्रतिष्ठान हुआ, दो और सुपर जगत आया। एक आया प्रोकैरियोट्स, और दूसरा जो आया आपका यूकैरियोट्स आया, यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग कोशिका चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यह प्रोकैरियोट के लिए अगर मैंने इसको जगत का नाम देंगे तो इसको कहेंगे प्रोकैरियोटा, इसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटा। तो प्रोकैरियोटा में एक ही जगत रखा मोनेरा, एक ही जगत रखा गया मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? तो मोनेरा में आपके जीवाणु आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे, नील हरित शैवाल आ जाएंगे, नील हरित शैवाल आ जाएंगे आपके, नील हरित शैवाल आ जाएंगे। अब देखिए इसमें देखो क्या हुआ, जगत मोनेरा में हम लोग अगर देखें कुछ ऐसे भी जीवाणु की बात करें या कवक के जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे आप जीवाणु में देखो कवक भी एक जीवाणु ही है। तो कवक की बात करें तो कवक जो होता है ना यूकैरियोटिक जीव है या यूकैरियोटिक जीव है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है इसमें। तो इसे ना तो हम लोग मोनेरा में रख सकते हैं और ना ही हम लोग इसे प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। जब वो मोनेरा में आएगा ही नहीं तो प्रोटिस्टा में आएगा जी नहीं, क्योंकि प्रोटिस्टा का ही ना हम लोग देखे हैं, यह दो उपजगत हम लोग लिए थे, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। तो इसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं किसको? कवक को नहीं रख सकते हैं। इसलिए एक और जगत का निर्माण हो गया, एक और जगत आपका आ गया फंजाई। ठीक है, फंजाई। ठीक है, सॉरी इतना कुछ हुआ, इतना कुछ वर्गीकरण हुआ। उसके बाद यह देख रहे हैं ना, इनका नाम है आर वीटेकर। इन्होंने 1969 में क्या किया था? 69 ईस्वी में इन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया, जीवों को 5 जगतों में वर्गीकरण किया। वो 5 जगत कौन कौन से थे? तो पहला जगत हो गया मोनेरा, जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं उन्हीं को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिख दिया, मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा आपका क्या था? फंजाई। चौथा आ गया आपका प्लांटी, इसमें प्लांट को डाल दिया, ठीक है, प्लांटी। और पांचवा आ गया एनिमेलिया, ठीक है, इसमें एनिमल्स को रख दिया, प्लांटी में प्लांट को रख दिया। तो मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, प्लांटी आ गया, एनिमेलिया। ये तीनों क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि कुछ ऐसे जीव थे, मैंने अभी बताया था, आप देखे थे ना, जंतु जगत जिसे हम लोग प्लांटी के नाम से जानते हैं, और पादप जगत को हम लोग प्लांटी के नाम से जानते हैं, और एनिमिलिया क्या हो गया? जंतु जगत हो गया। ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसे, अभी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे जीव थे ना जिन्हें ना तो हम लोग जंतु जगत में और ना ही पादप जगत में रख सकते थे, ना पादप जगत में रख सकते थे ना जंतु जगत में। इसको पादप जगत कह सकते हैं, यह आपका जंतु जगत है। प्लांटी में प्लांट्स, समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है। एनिमिलिया में एनिमल्स, समझ गए, यानी कि यह है आपका जंतु जगत, यह है पादप जगत। तो उनको नहीं रख सकते थे, इसलिए मोनेरा बना। मोनेरा में कुछ ऐसे देखे कवक जिनको नहीं रख सकते, है ना, मोनेरा का ही अगला भाग प्रोटिस्टा बन गया। और कुछ ऐसे भी थे कवक वगैरह जिनको प्रोटिस्टा में नहीं रखा जा सकता है, तो इसीलिए एक तीसरा हमारा जगत बना फंजाई। तो इस तरह से टोटल 5 जगतों में डिवीजन हुआ 1969 ईस्वी में।
आर विटेकर द्वारा। चलिए, तो अभी हमने जो 5 जगत देखे थे उसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि जीव जगत जो है यानी कि जीवों को हम लोग दो तरह से डिवीजन देख सकते हैं। जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो प्रोकैरियोट्स हो सकता है, प्रोकैरियोटिक, या जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। और दूसरा जो होता है जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अब यूकैरियोटिक कौन होता है, प्रोकैरियोटिक कौन होता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोशिका चैप्टर में। मैंने बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक क्या, कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब आपको बता रखा था कि इसकी कोशिकाएं डेवलप नहीं रहती है, पूरी तरह से डेवलप रहता है। इसमें केंद्रक नहीं रहता है, इसमें केंद्रक रहता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं अनेक पाए जाते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःपद्री जाल के ये सब नहीं पाए जाते हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर जिनको दिक्कत होगी वह जाके कोशिका चैप्टर पढ़ के समझ लेंगे। तो हम लोग समस्त जीवों को दो तरह से डिवीजन कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो पूरी तरह से डेवलप नहीं रहते हैं उनको, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को इसमें ले सकते हैं। और यूकैरियोटिक में सब कुछ आ जाएगा, जितना भी आपका एक कोशिकीय वाला, बहुकोशिकीय वाला सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का तो कोई प्रकार नहीं होगा, इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ गए। अब हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक में हम लोग दो तरह से हम लोग डिवीजन देख सकते हैं। एक पहला जो होगा एक कोशिकीय और दूसरा जो होगा बहुकोशिकीय। इसमें एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिका वाले और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो यहां से जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय डिवीजन हो रहा है, यह आपका जगत पहला है, जगत 1, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा जगत है। इसमें हम लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का डिवीजन करते हैं। अब देखिए, इस अगर हम लोग बात करें एक कोशिकीय जीव की, तो एक कोशिकीय जीव में जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा इसे नाम रखा गया, इस जगत को नाम प्रोटिस्टा रखा गया है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा, यह आपका जगत 2 हो जाएगा, जगत 2, जगत सेकंड है। ये आपका सिर्फ अकेले ही है प्रोटिस्टा, मैंने पहले ही बताया था। तो यह आपका मोनेरा ही है, मोनेरा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इन्हें हम लोग दो तरह से दिखा सकते हैं। बहुकोशिकीय दो तरह के होते हैं, एक कोशिका भित्ति सहित, एक कोशिका भित्ति रहित। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, कोशिका, कोशिका भित्ति वाले। तो कोशिका भित्ति किसमें रहता है, किसमें रहता है, पौधों, पेड़ पौधों में रहता है कोशिका भित्ति। और उपस्थित, उपस्थित जिसमें रहता है, उपस्थित, उपस्थित, जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं रहता है, यानी कि कोशिका भित्ति, भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित, अनुपस्थित रहता है इसमें, सॉरी उपस्थित रहता है इसमें और इसमें अनुपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए तो बहुकोशिकीय जीवों में हम लोग दो तरह से देखे, जिसमें कोशिका भित्ति रहता है और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं रहता है। तो कोशिका भित्ति उपस्थित वाले में, यानी कोशिका भित्ति जिनमें पाया जाता है, इसको भी दो तरह से देख सकते हैं। एक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण नहीं करते हैं, और एक हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले में यह आपका जगत तीसरा आ जाएगा, जगत 3rd, जिसे हम लोग फंजाई कहेंगे, फंजाई कहेंगे। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण करने वाले में प्लांट आ जाएंगे, जो आपका जगत 4था है, जगत 4था, जिसे हम लोग प्लांटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सारे प्लांट आ जाएंगे। ठीक,
और कोशिका भित्ति रहित जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है तो वो आपका जगत 5वां हो जाएगा, जगत जगत 5 हो जाएगा, जिसे हम लोग एनिमेलिया कहते हैं। इसमें सभी एनिमेलिया एनिमेलिया इसमें सारे कौन से आ जाएंगे जी? तो सारे आपके जंतु आ जाएंगे, इसमें प्लांट आ जाएंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हमने देखा जीवों को दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अच्छा, और यूकैरियोटिक जीवों को दो तरह से, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वाला जो आपका मोनेरा है, जिसे हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, है ना, इस यह जो प्रोटिस्टा जगत में आएगा, ठीक है, मोनेरा का ही आपका प्रोटिस्टा भाग है जिसमें एक कोशिकीय जीवों को रहा जाएगा। अच्छा, बहुकोशिकीय जीवों में दो तरह के, जिनमें एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पाई जाने वाली और नहीं पाई जाने वाली। तो कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित रहता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं भी करते हैं और करते भी हैं। तो नहीं करने वाले में फंजाई हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले में जो जगत है वो प्लांटी हो जाएगी, इसमें सारे प्लांट आ जाएंगे बड़े आकार के जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। और कोशिका भित्ति रहित जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है वो आपका एनिमिलिया हो जाएगा, जिसमें सारे एनिमल आ जाएंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके हर एक जगत के बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।